इस आग से पूछो जिसने मुझे जलाने की कोशिश की थी। क्या तुम बहुत बड़ा इल्म रखते हो? मैं इन बातों का जवाब तुम्हें क्यों दूं? तुम्हारा महकुम नहीं हूं। अगर तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाती तो फिर हमारे एक दूसरे पर हकूक होते, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की थी। अगर तुम गैर मामूली ना होते तो जरूर मारे जाते। इन हालात में तुम्हारी कुव्वत और तुम्हारे अजीब हैसियत से मुतासर होकर ये मालूम करने के बाद कि तुम मजहबन बुद्ध नहीं हो, अगर मैं तुमसे दोस्ती की ख्वाहिश जाहिर करूं तो क्या तुम इसे कबूल भी कर लोगे? मुमकिन है, मैंने जवाब दिया, लेकिन क्या इस दोस्ती में खलूस होगा? ये तो दोस्त होने के बाद ही पता चल सकता है। और अगर ये पेशकश मैं अब करूं तब मैं इसे कबूल कर लूंगा। और उसकी वजह यह है कि गोगला कि मैं खुद को बहुत कुछ समझता हूं। अगर तुम्हारे जहन में खलूस ना भी हो तब भी मेरी जात को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। खुद पर इतना मान रखते हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। अगर मैं ये मान तोड़ दूं तो फिर मैं तुम्हें तस्लीम कर लूंगा, मैंने जवाब दिया। और मेरे अहकामात की तामील करोगे? हाँ, मैं तुम्हें भी ढांचे में तब्दील करके अपना गुलाम बना लूं, मुझे मंजूर है। मैंने कहा और गोगला किसी सोच में डूब गई। फिर आहिस्ता से बोली, तुम अपने वक्त के अनोखे इंसान हो, लेकिन मेरा नाम गोगला है। आज मेरे पास आ जाओ, मैं अपने और तुम्हारे रास्ते के तमाम पर्दे हटा रही हूँ। उसने कहा और मेरे सामने से गार की वो अजीम शान दीवार हट गई जिसमें सुराग था और जिस सुराग से ढांचे अंदर आए थे, लेकिन दूसरी तरफ एक सपाट जगह के अलावा कुछ न था। हाँ, आगे जाकर यूं लगता था कि जैसे इस चट्टान का इख्तिताम किसी गहरी खाई में हुआ हो। चले आओ अजनबी, आगे आओ और अपनी हिम्मत को आजमाओ। गोगला की आवाज उभरी और मैं आगे बढ़ गया। मुमकिन है इस चौड़े मैदान के बाद कोई गहरी खाई हो। अगर ऐसा भी हुआ तो मैं खाई में कूद जाऊंगा, नतीजा कुछ भी हो। लेकिन इस सपाट जगह के इख्तिताम पर थोड़ा सा नीचे उतर कर वैसी ही चौड़ी सीढ़ी थी और मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हुई। मैं इस दूसरी सीढ़ी पर कूद गया और उसके इख्तिताम पर मैंने वैसी ही तीसरी सीढ़ी देखी। खूब, तो ये मेरे मान का इम्तिहान है, मैंने सोचा। और फिर मैंने तेजी से ही अजीम शान सीढ़ियां तय करना शुरू कर दी। लेकिन प्रोफेसर, मुझे वाकई उलझन होने लगी थी। सीढ़ियों के बाद सीढ़ियां आती जा रही थीं और इख्तिताम नहीं था। अब सीढ़ियों के दोनों समत कोई मंजर न था। ऊपर आसमान और दोनों तरफ गहरी खाइयां। एक दफा मैंने सोचा भी कि इन गहरी खाइयों में छलांग लगा दूं, लेकिन फिर मैंने ख्याल किया कि मुमकिन है कि गोगला इसे मेरी बुज़दिली से तसव्वुर करे। सो मैं नीचे उतरता रहा और सूरज छुप गया। चांद निकल आया और मैंने अपने सफर को जारी रखा। चांद मेरे साथ साथ सफर कर रहा था और मैं ना जाने जमीन के कौन से तबक में पहुंच गया। अगर गोगला का ख्याल था कि मैं थक कर गिर जाऊंगा तो ये उसकी हमाकत थी, क्योंकि अगर यह सफर सदियों में जारी रहे तो मैं इसे तय करता रहूंगा और कभी थक कर न बैठूंगा। अगर खुद इस सफर को तब्दील कर रही थी तो हार उसे ही मानना पड़ेगी। आखिर वो कब तक इंतजार करेगी? चांद आखिरी मनाजिल तय कर रहा था और मैं सीढ़ियां उतरता जा रहा था। ज़हन पर वहशत तारी थी, लेकिन मैंने एक लम्हे भी ये एहसास न होने दिया कि मैं थक गया हूं। यहां तक कि आसमान सफेद होने लगा और फिर जब सूरज ने सर उभारा तो मैं आखिरी सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। इसके आगे एक वसी व अरीज जंगल फैला हुआ था, नहायत खुशनुमा जंगल। यहाँ दरख्त बकसरत थे, लेकिन ऐसे अनोखे दरख्त जो मैंने कभी नहीं देखे थे। पूरी जंगल में एक खुशगवार महक फैली हुई थी। मैं रुककर चारों तरफ देखने लगा, तब मेरी निगाह किसी सफेद शय पर पड़ी। एक अजीम शान अंडा था, इतना बड़ा अंडा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। ज़माना कदीम में मैंने बेशुमार बड़े बड़े जानवर देखे थे, लेकिन इनके अंडे भी इतने बड़े नहीं थे। बहरहाल मैंने वो फासला भी तय कर लिया और उसके करीब पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं, कोई इमारत है। इसमें सिर्फ एक दरवाजा नजर आ रहा था। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजे की सीढ़ियां तय करता हुआ अंदर दाखिल हो गया। प्रोफेसर, अंदर के मनाजर भी अनोखे थे। इतनी हसीन जगह मैंने इससे कबल न देखी थी। अंदर जो रोशनी थी वो कुदरती नहीं थी, बस एक अजीब सी सहर अंगेज रोशनी जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। चारों तरफ छोटे छोटे गोल हौज बिखरे हुए थे, जिनके दरमियान सुनहरी चमकदार घास उगी हुई थी। ये हौज भी सफेद पत्थर के थे। मैं इनके दरमियान से गुजरकर इस बारादरी की तरफ बढ़ने लगा जो रंगीन दीवारों से आरास्ता थी, और बारादरी के दरमियान मुझे संगे मरमर ही के एक तख्त पर एक हसीन और खूबसूरत औरत नजर आई, जिसने बेहद खुशनुमा लेकिन बारीक लिबास पहना हुआ था। उसके सर पर ताज भी था जिसमें रंगीन पत्थर चमक रहे थे। बिल्कुल जवान और इंतहाई पुरकशिश शख्सियत के मालिक औरत थी। इसकी आंखें बेहद हसीन और कशिश अंगेज थीं और होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसके अंदाज में शनासाई थी और फिर मुझे देखकर उसकी मुस्कुराहट और गहरी होगी। आओ अजनबी नौजवान, इस बारादरी में आ जाओ। तुम्हारी आवाज से मैं जान रहा हूं कि तुम गोगला हो। हाँ, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है।
मेरा ख्याल है कि तुम खुद थक गई गोगला। किस सिलसिले में? इससे ज्यादा तुम इस सफर को तवील नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर तुम्हें ही उकताहट होने लगती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, न थकने वाले अनोखे इंसान, पहले तू इस तवील मुसाफत को रुके बगैर तय करने के लिए मेरी दाद तहसीन कबूल कर। मेरा ख्याल था कि तू अपना इल्म आजमाएगा और ये फासला मुख्तसर करेगा। अफसोस मेरे पास कोई ऐसा इल्म न था। खूब, लेकिन मैं भी तुझ पर वाज़ेह कर दूं कि ये फासले मैंने तवील नहीं किए थे। मैंने तेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं खड़ी की, लेकिन जमीन की गहराइयों में इतनी वुस्अत कहां से आ गई? ओह, तूने जमीन की गहराइयों का ताज्जुब किया है। यह जमीन का आखिरी तबक है जिसे पाताल भी कहते हैं, और तख्तुल सरा भी। और यकीन करो कि तूने एक रात में इतनी तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करते हुए 7 तबक तय किए हैं। इन अल्फाज में फरेब कितना है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। तुझे देखने के बाद तुझसे फरेब करने को जी नहीं चाहता, उसने जवाब दिया। खैर, आने वाले वक्त तेरे खलूस की निशानदही करेंगे। यकीनन, बैठ जा। मैं तुझे क्या पेश करूं? खलूस दिल से बता दे, क्या थक गया है? आराम करना चाहता है? भूखा है? कुछ खाना चाहता है? सुन, तू मेरा मेहमान है और तू पहला मेहमान है जिसे मैंने तख्तुल सरा में बुलाया है। जब तक तुझे मेहमान कहूंगी धोखा नहीं दूंगी। नहीं गोगला, ना थका हुआ हूं ना भूखा हूं, फिर भी कुछ तो खा ले, मैं तेरे लिए कुछ मंगवाती हूं, उसने कहा और दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। तब मैंने खूबसूरत थालियां फिजा में उड़ती देखी। वो हमारे सामने पहुंच गई। इनमें ताज़ा अंगूर, सेब, संतरे और दूसरे फल रखे हुए थे। इन्हें खाने से तुझे कोई नुकसान न होगा, उसने बेतकान कहा। तेरी बातों से हमाकत की बू आती है गोगला। मेरे लिए वो चीज़ मंगा जो तेरे ख्याल में मुझे नुकसान दे सके। अजनबी हालात किस कदर बदल गए हैं। तेरी शख्सियत मुझे पसंद आई है। मैं तुमसे इजहार इश्क नहीं कर रही, ना आइंदा करूंगी, लेकिन जिस तरह मैं अपनी दुनिया में अनोखी हूं, इसी तरह मेरा ख्याल है कि पहले तबक में भी तुझ जैसा दूसरा नहीं। इसलिए मैं तुझे पसंद करने लगी हूं और अपने और तेरे दरमियान इख्तलाफ कम करना चाहती हूं। इसकी एक ही सूरत है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? तो मुझे अपने बारे में सब कुछ बताएगी, यहां तक कि मुझे अपने इल्म से भी रोशनास कराएगी। क्या तू भी ऐसा ही करेगा? हाँ, लेकिन इस वक्त जब तुझे मेरे ऊपर मुकम्मल एतमाद हो जाएगा। अनोखा है, सचमुच अनोखा है, वो मुस्कुरा कर बोली। फिर कहने लगी, इस पाताल के अंदर आने के बाद भी तेरा मान अपने ऊपर कायम है? अगर है तो क्यों? क्या तू यहां से बासानी वापस जा सकता है? उसने सवाल किया। तो फिर अपनी बातों पर उतर आई है गोगला। हालांकि तूने देखा कि मैंने अभी तक तेरी किसी बड़ी हैसियत को तस्लीम नहीं किया। हाँ, मैं यहां से वापस भी जा सकता हूं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। खाम ख्याली है। बहरसूरत, जब हम दोस्ती की बात करते हैं तो फिर इन बातों की गुंजाइश क्या रह जाती है? हाँ, गुंजाइश तो नहीं रहती, लेकिन कभी अगर तेरे जहन में ये एहसास पैदा हो कि मैं किसी तौर बेबस हो गया हूं, तो अपनी दोस्ती को बालाए ताक रख कर और मुझसे कह देना कि मैं जो कुछ कर सकता हूं कर लूं, सो मैं कर लूंगा। गोगला प्यार भरे अंदाज में मुझे देखकर मुस्कुराती रही। उसने मेरी इस बात का जवाब कोई नहीं दिया। फिर बोली, ठीक है, तो फिर मुझे तेरी ये बात मंजूर है। तो मुझे अपने बारे में बता, मैं तुझे अपने बारे में तफसीलात बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं फिर ये चाहूंगी कि तू कुछ खा पी ले। अगर हम दोस्त हैं तो गोगला फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। मेरे ख्याल में अब उससे सख्त गुफ्तगू करते रहना मुनासिब न था। मैं जो कुछ था मैं जानता था, गोगला जो कुछ थी यकीनन वो भी जानती थी। बहुत सारी बातें उसके अंदर मेरे लिए पुरकशिश थीं और मुझे यकीन था कि मुझ में दिलचस्पी ले रही है। गोगला ने मेरे लिए जो कुछ मंगवाया था मैंने उसे रगबत से खाया। गोगला खुद भी मेरा साथ देती रही थी। हाँ, वो जगह जहां हम लोग बैठे हुए थे बेहद खूबसूरत और आरामदेह थी। अलबत्ता मैंने देखा कि यहाँ किसी और इंसान या जानवर का वजूद तक न था। कोई ऐसी आवाज, कोई ऐसी तहरीक दिखाई या सुनाई न देती थी जिससे ये एहसास होता कि गोगला के अलावा भी यहाँ जिंदगी के कुछ आसार हैं। वैसे इस औरत को मैंने गहरी नजरों से देखा था। जहां तक इसकी कशिश का ताल्लुक था तो बिलाशुबा वो सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक अच्छी और पुरकशिश औरत कही जा सकती थी। अलबत्ता उसके बारे में जो रवायात थी वो अजीब व गरीब थी। थोड़ी देर तक हम लोग खामोशी से खुश्क मेवे और फल खाते रहे। गोगला दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, जिसका एहसास उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते अंदाज से हो रहा था कि वो ना खुश नहीं है। कई बार उसने अपनी जादू भरी निगाहों से मुझे देखा भी था और मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे वो मेरी जात को पढ़ना चाह रही है। मैंने यह बात सिर्फ महसूस की थी, लेकिन जवाब में मैंने नजर उठाकर उसे नहीं देखा था। वैसे भी प्रोफेसर हकीकत यह थी कि मेरे नजदीक गोगला बहैसियत औरत के और कोई कशिश न रखती थी, क्योंकि औरतों के मसला में मैं तो कभी मुतासिर हो ही नहीं सकता था। बड़ी बड़ी हसीन औरतें मेरी जिंदगी में दाखिल हो चुकी थीं। गोगला से ज्यादा अजीब, इससे ज्यादा पुरस्कार। हाँ, ये दूसरी बात है कि हर नई आने वाली अपने अंदर अलग हैसियत और अलग शख्सियत रखती थी। इसके अलावा अदवार के लिहाज से भी
इनके अंदर काफी तब्दीलियां पैदा हो जाती थी। इस तरह गोगला भी मेरे लिए दिलकश थी और कुछ अरसा इसके साथ मिल जाता तो कोई बुरी बात न थी। अलबत्ता मैं इससे इस किस्म का इजहार नहीं करना चाहता था, चुनाते मैं खामोश रहा। फिर गोगला ने प्यार भरे अंदाज में कहा, नौजवान अपना नाम नहीं बताओगे? पूर्णा, मैंने जवाब दिया और मेरी निगाहों में शुभानी घूम गई। एक लम्हे के लिए मेरे चेहरे पर एक रंग आया, लेकिन इस तरह कि गोगला उसे बिल्कुल महसूस न कर सकी। दूसरे लम्हे में पुरसुकून था। पूर्णा, बहुत खूबसूरत, बिलाशुबा तुम्हें पसंद किया जा सकता है। वो मुस्कुराती हुई बोली, मेरा नाम तुम्हें कहाँ से मालूम हुआ? बस्ती के लोगों से, मैंने जवाब दिया। ओह, वो मुझे किस अंदाज में याद करते हैं? बहुत ही गलत अंदाज में। वो तुम्हारा नाम लेना पसंद नहीं करते, मैंने जवाब दिया। हाँ, वो मुझे मनहूस कहते हैं। ये बात मुझे मालूम है और यह हकीकत भी है कि मैं इनके लिए बहुत बड़ी नहूसत हूँ। देखो पूर्णा, ये तो इंसान की अपनी मर्जी और फितरत की बात है। मैं इनके दरमियान गई थी, मैंने इनके साथ रहना चाहा। मेरे दिल में यह ख्याल नहीं था कि मैं इन्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगी, लेकिन इन्होंने अपना मजहब मुझ पर मुसल्लत करने की कोशिश की। इन्हें मेरी वो कुव्वतें पसंद न आई जिनसे मैं इन पर फोकियत रखती थी। इन्होंने कहा कि मैं बुद्ध मत की पैरों बन जाऊं। अब पूर्णा, ये भी तो है कि अगर तुम बजाते खुद किसी ताकत के मालिक हो तो तुम किसी के गुलाम क्यों बनो? मैं अपने तौर पर आज़ाद रहना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे अपने बनाए हुए एक दायरे में मुक़य्यद करना चाहा और मैंने उसे कबूल न किया। तब मैं इन पहाड़ों में आ बसी। तुम यकीन करो, मैंने इनकी ज़ात को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की है। मैंने कभी इनके खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया जो इनके लिए बाइस तकलीफ हो, लेकिन बुद्ध राहब मुझे निस्तो नाबूद करना अपना मजहबी मसला समझते थे। इनका ख्याल था कि वो मुझे निस्तो नाबूद कर देंगे तो इन्हें बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। अब अगर ऐसे लोग मेरे पास आकर मुझे बर्बाद करने की कोशिश करें तो पूर्णा, तुम खुद बताओ, क्या फिर मेरा हक नहीं है कि मैंने निस्तो नाबूद कर दूं? सो मैंने ऐसा ही किया। वो ढांचे जो मेरे लिए तुमसे लड़े थे, ये सब बड़े बड़े बुद्ध भिक्षु थे जो यहां तक पहुंचे और मेरा शिकार बन गए। तो ये सब खुद तुम्हारे गारों तक पहुंचे थे। हाँ पूर्णा, ये सब मुझ पर हमला आवर हुए थे। बड़ी बड़ी अजीब कुव्वतें लेकर मुझ पर हमला किया था। मैं ये नहीं कहती कि कोई मजहब कमजोर है, अलबत्ता ये दूसरी बात है कि कोई जब किसी को फना करने की कोशिश करता है तो दूसरा भी अपना बचाव करता है। मैं इन पर हावी हो गई, ये दूसरी बात है। मैंने खुद को कभी दुनिया से अलग नहीं समझा। मैं तो सिर्फ अपने तौर पर जिंदगी गुजारना चाहती थी। फिर इन लोगों को क्या तकलीफ थी कि मुझको रोकते? क्या तुम भी इन लोगों के मजहब से ताल्लुक नहीं रखते? क्या तुमने जो कुछ किया है वो हकीकत है? हाँ, मैंने जवाब दिया। तो फिर तुम ही बताओ, इन लोगों ने तुम पर अपना मजहब मुसल्लत करने की कोशिश की होगी? नहीं, मुझे इस बस्ती में आए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। मुमकिन था वो इस किस्म की कोशिश करते, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया। ओह, तो फिर तुम किस हैसियत से इनके दरमियान थे? बस एक मुसाफिर की हैसियत से। क्या तुमने अम्बा करोसा का नाम सुना है? अम्बा करोसा? हाँ, क्यों नहीं। वो शख्स मुझे याद आ रहा है, एक बूढ़ा राहब जो खासी कुव्वतों का मालिक था और बड़ी हैसियत रखता था इन लोगों के दरमियान, लेकिन उसने तो मरण त्याग लिया था। तुम इसके बारे में क्या बता रहे थे? मरण त्याग से तुम्हारी क्या मुराद है? एक ऐसी चिल्लाकशी जिसमें मौत कबूल कर ली जाती है और जिंदगी से एक समझौता कर लिया जाता है, यानी जिंदगी के कुछ साल वक्त को कर्ज दे दिए जाते हैं। लेकिन ये इस राहब की मंतक थी। उसकी ये कोशिश कामयाब हुई या नहीं, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। अम्बा करोसा की ये कोशिश कामयाब हो गई थी। तुम्हें कैसे मालूम? जिन गारों में उसने चिल्लाकशी की थी, मैं इन्हीं की तरफ जा निकला और फिर उसे उसकी बस्ती तक लाने वाला मैं ही हूँ। ओह, तब तो बस्ती वाले तुमसे बहुत मुतासर हुए होंगे। हाँ, लेकिन वो जिंदगी से दूर के लोग हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने। वो दिलचस्पियों से मुंह मोड़ते हैं। हालांकि कमजोर इंसान इस दुनिया में एक बुलबुले की मानिंद आता है। बेशक इस पर इखलाक की जिम्मेदारियां जरूर डाली जाती हैं, लेकिन इस हद तक नहीं कि वो मुक़य्यद कर दिया जाए। मैं खामोशी से गर्दन हिलाता रहा। फिर गोगला बोली, तुम इन गारों की तरफ क्यों आए थे? तुमसे मुलाकात करने। क्यों? इसलिए कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी दास्तानें सुनी थी। तुमसे मिलने, तुम्हें देखने का इश्तियाक था। ओह हाँ, तुम जैसा इंसान ऐसा ही हो सकता था। हालांकि तुमने मेरी नाहुसत के किस्से वहां सुने होंगे। हाँ, कुछ दिलचस्प वाकयात भी देखे थे। मसलन उसने दिलचस्पी से कहा और मैंने मुख्तसरन उसे वाकयात बता दिए। वो बदस्तूर मुस्कुराती रही थी और जब मैं खामोश हो गया तो बोली, दर हकीकत इंसान अकीदों का गुलाम है और फितरत इसकी रहनुमाई इस तरफ कर देती है जिस तरफ वो सोचता है। मेरा भी यही ख्याल था। लेकिन पूर्णा, तुम हो कौन और इन इलाकों की तरफ कैसे आ निकले? इसके अलावा तुम्हारा नाम मकामी लोगों की मानद क्यों और तुम्हारा ताल्लुक इस इलाके से क्यों नहीं है? यह नाम भी शुभानी ने दिया है, वही लड़की जिसके बारे में तुमने बताया कि उसने खुदकुशी कर ली। हाँ, तो इससे कबल तुम्हारा नाम क्या था? यह ऐसी बात है गोगला जिसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, इस वक्त जब तुमसे बहुत से सवालात हो जाएंगे। ओह क्यों? इसलिए कि यह बताने के लिए मुझे तुम्हें बहुत सी तफसीलात बतानी पड़ेंगी, जिसके बाद तुम मेरी हैसियत तस्लीम कर लोगी और मेरे आगे हथियार डाल दोगी।
और अगर मैं ये कहूं कि ये नामुमकिन है, वो दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं इसे मुमकिन बना दूंगा, ऐसी जल्दी भी क्या है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा और गोगला हंसने लगी। फिर बोली, ठीक है, आने वाला वक्त हम दोनों के लिए दिलचस्प तजर्बात लाएगा, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। अब रह गया सवाल इसका कि हमारा सिलसिला गुफ्तगू आगे कहाँ से जुड़े। मैं मुख्तसरन तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। मैं एक आवारागर्द हूँ, बेमकसद घूमता फिरता हूँ। मुझे दुनिया देखने और इसके बारे में मालूमात हासिल करने का बहुत शौक है और मैं इस शौक की तकमील के लिए सर करता हूँ। ओह, तो तुमने जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा देख लिया होगा। हाँ, तुमने बहुत से इल्म सीखे होंगे और ये सवाल बेकार है क्योंकि इसका अंदाजा तो मैं कर ही चुकी हूँ। किस तरह? मैंने सवाल किया। तुम आग से नहीं जले, हालांकि आम इंसान होते तो आग तुम्हें भस्म कर देती। और हाँ, मैं नहीं जला। इसके अलावा वो पत्थर की मजबूत चट्टानें तुमने तोड़ दी। क्या तुम इस इल्म की ताकत के सिवा कुछ और कहोगे? गोगला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं गोगला, तुम इसे इल्म की नहीं, मेरी बदन की ताकत कह सकती हो। नहीं पूर्णा, किसी के बदन में इतनी ताकत नहीं होती। इसका फैसला भी बाद में हो जाएगा। हाँ जरूर, मगर जब इतनी बातें बता दी हैं तो अपना नाम भी बता दो ताकि मैं तुम्हें इस नाम से पुकारूं। मेरा कोई नाम नहीं है, मैंने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है? वो ताज्जुब से बोली। यही बात है, लोग मुझे अपने पसंद के नाम देते रहे हैं। तुम भी अगर चाहो तो जिस नाम से पसंद करो पुकार सकती हो। मगर ऐसा क्यों है? इस सवाल को बाद के जवाबों में शामिल कर दो, मैंने कहा और वो हंस पड़ी। चालाक हो, मेरे बारे में जान लिया, अपने बारे में नहीं बताना चाहते, लेकिन मेरे बारे में सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। मैं हैरान रह जाना चाहता हूं, मैंने कहा। तो सुनो, मेरा नाम ही गोगला है। जमीन के बारे में तुम्हारी मालूमात कितनी है मैं नहीं जानती, लेकिन चूंकि मैं खलूस दिल से तुम्हें अपने बारे में बता रही हूँ, इसलिए यह बात भी मैं खुद ही बताए दे रही हूँ। जमीन की गहराइयां मुख्तलिफ दर्जे रखती हैं। इनमें से कुछ जगह इंसानों से आबाद हैं और कुछ नहीं है। यह जमीन का 7वां तबक है और इसे तुम्हारी जमीन पर तख्तुल सरा कहा जाता है, जहां तुम्हारी दुनिया के लोगों की पहुंच नामुमकिन है, लेकिन मैं यहीं की पैदावार हूँ। इस 7वें तबक की? हाँ, इसने जवाब दिया। तो क्या यहाँ बाकायदा आबादी है? हाँ, इस तरह जैसी तुम्हारी दुनिया में, लेकिन इन इतराफ में तो कोई नजर नहीं आया। मैंने बाहर जंगल देखे जिनमें जानवर भी नहीं और कोई जानदार तहरीक नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ मेरी हुकूमत है और मैं अपनी दुनिया के लोगों में भी मुमताज हैसियत रखती हूँ और यह इलाका मैंने तरतीब दिया है। मैंने यहाँ से तमाम जानदारों को निकाल दिया है और अब कोई मेरी मर्जी के बगैर यहाँ दाखिल नहीं हो सकता। बहुत खूब, वैसे इस जगह से हटकर आबादी मौजूद है, पूरी आबादी है। वह मुस्कुराती हुई बोली, बिल्कुल तुम्हारी दुनिया की मानिद। हाँ, तर्ज जिंदगी जरा मुख्तलिफ है। वो किस तरह? इनके मकानात पथरीले नहीं होते। इसके अलावा वो इतने तरक्की याफ्ता नहीं है जितने ऊपर के लोग तुम देख लोगे। जरूर गोगला, तुमने ये तज़किरा करके मेरी दिलचस्पी बेपनाह बढ़ा दी है। गोगला, अगर तुम सब कुछ दुरुस्त कह रही हो तो मैं जमीन का यह तबक जरूर देखूंगा और मैं चाहता हूं कि हमारे दरमियान सब मुनाफरत के पर्दे हट जाएं। मैं किसी बुरे इरादे से तुम्हारे पास नहीं आया। इन लोगों ने मुझे नापसंद किया तो मैं वहां से बेजार हो गया। हालांकि मैं चाहता तो इन लोगों को ठीक कर सकता था। वो किस तरह? गोगला ने पूछा। अपनी ताकत से तुमने चट्टानों को तोड़ने की बात की थी। क्या तुम्हें अपने गुलाम ढांचे याद नहीं जिनकी हड्डियां बिखर गई थी? हाँ, और तुम्हारे बदन पर इनके तेशे नाकारा थे, तुमने देखा था। हाँ, लेकिन किस तरह? तुम तो यहाँ थी। क्या तुमने अपने इल्म की चादर नहीं ओढ़ ली थी? ऐसी चादर जिसने तुम्हारे जिस्म की हिफाजत की? गोगला ने सवाल किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसका तजर्बा बाद में हो जाएगा। खैर, बहरहाल मैंने अपने इल्म से सब कुछ देखा। यह सफेद अमल एक आईना है जिसमें तुम्हारी दुनिया में देख सकती हूँ और मेरी आवाज भी तुम तक पहुंच सकती है। बहुत खूब, मैं तुम्हारी इस इल्म की कदर करता हूँ, मैंने मुतासिर लहजे में कहा। लेकिन तुम अभी तक मुझे उलझा रहे हो, उसने कहा। नहीं गोगला, पहले मेरी चंद बातों के जवाब दे दो। चलो पूछो। तुम जादू जानती हो? हाँ, हमारे यहाँ जमीन के तबक में यह आम है। मैंने तवील अरसा में यह जादू सीखा है और उसमें महारत हासिल की। तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी जमीन की कई सदियों के बराबर है। तुम मेरी उम्र 400 साल कह सकते हो और तुम्हारी तवील उम्र तुम्हारे इल्म का ही एक हिस्सा है। नहीं, ओ तो फिर तुम इतने तवील अरसे से जिंदा कैसे हो? जमीन के इस तबक में उम्रें तवील होती हैं। हम तकरीबन 100 साल में जवान होते हैं और उसके बाद 500-600 साल तक जवान रहते हैं। इसके बाद बुढ़ापा शुरू होता है। हमारे यहाँ तवील तर उम्र 1000 या 1100 साल तक होती है। ओह, मेरी आंखें हैरत से फैल गई। अनोखा इंकशाफ था। क्या तुम्हारी जमीन के नीचे कुछ और है? नहीं, क्यों? बस सोच रहा था, मुमकिन है वहां कोई मेरा हम उम्र निकल आए। मुझे से मिलकर खुशी होगी, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैं नहीं समझी। समझा दूंगा। बहरहाल ये बताओ, तुम्हारी जमीन के लोग आजादाना हमारी दुनिया तक पहुंच सकते हैं? मैंने सवाल किया। हरगिज नहीं, कोई भी नहीं। ये कोशिश सिर्फ मैंने की और मैं इस दुनिया में मुमताज हूँ। मेरी दुनिया के सिर्फ चंद ही लोगों को मालूम है कि मेरा ताल्लुक बाहर की दुनिया से भी है और मेरी अजमत को तस्लीम करते हैं। गोगला ने जवाब दिया।
खूब, तो गोया तुम्हारा ताल्लुक जमीन से भी ऐसा ही है जैसा कि अपनी दुनिया से। मैंने सवाल किया। हाँ, मैंने उसके लिए कोशिश की है। मैं तुम्हारी दुनिया में पहुंचती हूँ और मैंने तुम्हारे लोगों के बारे में बहुत कुछ मालूम किया है। मैंने इतनी मालूमात हासिल की हैं कि अब मैं इस तरह जानती हूँ जैसा कि अपनी दुनिया को। हाँ, मुझे इसका एहसास है और मुझे ये बात जानकर हैरत हुई है कि तुम्हारा ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है। पूर्णा, अब मुझसे ही सब कुछ पूछे जाओगे या तुम भी अपने बारे में बताओगे? बात दरअसल ये है गोगला कि मैं अंदाजा कर रहा था कि मेरे बारे में तुम्हारे ख्यालात क्या हैं और तुम्हारी शख्सियत के जो पहलू मेरे सामने आए हैं इनसे मैंने अंदाजा लगाया है कि बिलाशुबा तुम अपनी दुनिया में एक मुकम्मल शख्सियत हो, एक भरपूर हैसियत की मालिक। और अब अगर कोई दूसरा तुम्हारा मुकाबिल हो तो इस सिलसिले में तुम्हें कोई तारुज़ नहीं होगा और ना ही तुम हसद महसूस करोगे। चुनाचे इन ख्यालात के तहत मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैंने कहा, मुझे खुशी होगी। कहा, तुम्हारी दुनिया का मसला तो देखो, मैं वहां जाकर कोई मजहब तो कबूल नहीं कर सकती थी। हाँ, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इन लोगों में रहूं, इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानूं, इनके जरिए दूसरे इलाकों के बारे में मालूमात हासिल करूं और खुद दूसरे इलाकों में जाऊं। लेकिन वो मेरे मुखालिफ बन गए, मेरे दुश्मन हो गए। ये दुश्मनी इन्हीं की पैदा की हुई है। इसमें मेरा क्या कसूर था? क्या तुम समझते हो पूर्णा कि इनका रवैया दुरुस्त था? हाँ, मुझे इसका एतराफ है, इनका रवैया दुरुस्त ना था। मैंने कहा, तुम भी मेरे लिए कोई ऐसी शख्सियत न थे पूर्णा जिसे मैं कत्ल कर देना ही जरूरी तस्वुर करती। हाँ, चूंकि मैं तुम्हें बुद्ध रहब तस्वुर करती थी और जब तुमने इसके खिलाफ कहा तो मैंने इस पर यकीन न किया। तब मैंने तुम पर अपनी कुव्वतों का इजहार करना चाहा और अपनी कुव्वतों का इजहार तुम पर किया। यह दूसरी बात है कि मेरी कुव्वतों ने तुम पर असर न किया और यूं तुम मेरी पसंदीदा शख्सियत बन गए। तुमने जिस तरह पाताल का सफर तय किया पूर्णा, ये तुम्हारा ही काम था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई शख्स इस तरह पाताल में आ सकता है, लेकिन मैं अपनी आंखों से तुम्हें तमाम सीढ़ियां तय करती देखती रही। तुमने कहीं भी किसी चीज का सहारा नहीं लिया और यह बात मेरे लिए ताज्जुब खेज भी है पूर्णा।